हेलो दोस्तों। आज हम सुनेंगे द वेटर का अगला भाग। तेरी के लिए माफी। द वेटर। लंदन, अक्टूबर, संडे। बाहर बर्फीली बारिश के बाद स्विमिंग पूल के आसपास की हवा दम घोंटने वाली थी और मैंने खुद को संभालने के लिए क्लोरीन वाली तेज सांस ली। सैबल घबराते हुए अपने दोस्त की बॉडी के पास गया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसकी आंखें परेशानी से बड़ी हो गई थी। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे दिलासा देने और खुद को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और बुदबुदाया, वो मरा नहीं हो सकता। राकेश नहीं। वो भीगे हुए शरीर पर झुका। राकेश की जैकेट के नीचे दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। उखड़ू बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से प्रार्थना की। आंसू उसकी पलकों से बह रहे थे। उसने उन्हें आस्तीन से पोंछा, झुका, राकेश के गाल पर हथेली रखी और उसकी न दिखने वाली आंखें बंद कर ली। वो शांत होकर खड़ा हो गया। वो अब नहीं रहा। ये कैसे हुआ? मैं पुलिस वाले मोड़ में आ गया और बॉडी के पास दुबक गया। खून से रिसते हुए कटे हुए सिर को देखा और पानी के ऊपर पूल के कोने पर टाइलों पर खून का एक और धब्बा देखा। लगता है वो यहीं खड़ा था, फिर गिर गया और उसका सिर पूल के किनारे से टकरा गया। उसे किसने बाहर निकाला? मैंने निकाला, अर्जुन ने कांपते हुए कहा, अपनी गीली आस्तीन पर लगे खून को रगड़ते हुए। नेहा ने उसे ढूंढा और पूरे घर में चीख पुकार मचा दी। वो पानी में मुंह ऊपर करके पड़ा था। मैंने उसे बाहर खींचा, सीपीआर करने की कोशिश की। उसका सिर, हर जगह खून था। उसने बॉडी से नजरें हटा ली। इससे अर्जुन की गीली जैकेट का पता चल गया। वो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके पिता की डेड बॉडी को दोनों के कपड़े पानी से भीगे हुए थे। पानी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता। पूल में पूल के किनारे के मुड़े हुए किनारे से खून की छोटी छोटी धारें नीले पानी में टपक रही थी, जिससे बैंगनी रंग के गोल गोल घुमाव बन रहे थे, जो इस बेकार से भड़कीले घर की बाकी चीजों की तरह पानी के नीचे लगी एलईडीज से रोशन था। फिर मैंने पूल के नीचे कुछ देखा। वो एक हाई हील का जूता था और उसके बगल में एक टूटी हुई विस्की की बोतल थी, जो आसमानी नीली टाइलों के सामने काली थी। मैं पीछे झुका और अपनी एड़ी के नीचे चरमराने की आवाज सुनी। कांच के टुकड़े। मैंने खुद को कोसा। मैं क्राइम सीन को खराब कर रहा था। अगर यह, जैसा मुझे शक था, एक मर्डर था। पानी में जूते का जोड़ा, जिसका चमकीला लाल सोल लाइट में चमक रहा था, पूल के किनारे टूटे हुए कांच से घिरा हुआ पड़ा था। मुझे टेबल के टुकड़े याद आए जिनसे आसिफ खान की बॉडी घिरी हुई थी। यहां रखे गिलास का क्या मतलब था? बोतल। सैबल ने मेरी नजरों का पीछा करते हुए कहा, उस बेवकूफ ने शराब पी रखी थी, इसलिए फिसल गया। वो यहां क्या कर रहा था? उसने मुझे थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था। कब? अर्जुन ने पूछा। 30-40 मिनट पहले, हमारे जाने के ठीक बाद। उसमें क्या लिखा था? तुम्हारे जाने से ठीक पहले उसने मुझे भी व्हाट्सएप किया था। मुझे याद आया कि जब हम नेहा को अलविदा कह रहे थे, तब अर्जुन को मैसेज मिला था। सैबल ने अर्जुन को मैसेज पढ़कर सुनाया। क्या यह सुसाइड हो सकता है? ए माँ, जो हुआ उसके बाद, उसने धीरे से कहा। मुझे शक है, मैंने पूल के चारों ओर घूमते हुए कहा। कोई भी स्विमिंग पूल में कूदकर सुसाइड नहीं करता। इससे तुम्हारी मौत होने का चांस नहीं है। अर्जुन मेरी तरफ मुड़ा, जो अभी भी मेरी वेटर की यूनिफॉर्म में था, और मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। तुम कौन हो? उसने अचानक पूछा। मैं सैबलदा का दोस्त हूँ। तुम वेटर हो, है ना? तुम अचानक सीएसआई एक्सपर्ट कैसे बन गए? मैं था एक डिटेक्टिव, कोलकाता पुलिस में, होमिसाइड स्क्वाड में। मैंने शांति से अपनी बो टाई हटाकर जेब में डालते हुए कहा। उसने मुझे घूरा, फिर सैबल की तरफ मुड़ा। मैसेज भेजने के ठीक बाद उसकी मौत हो गई होगी, उसने कहा। उसके व्हाट्सएप पर तुम्हें क्या लिखा था? सैबल ने पूछा। तुम्हारे जैसा ही। उसे सॉरी था। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है।
और अब मैं उससे पूछ नहीं सकता। उसकी आवाज़ फर्रा गई। क्या किसी ने उसका फ़ोन देखा है? मैंने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। इस बेसमेंट से कोई और एग्जिट है? मैंने आगे कहा। तभी डोरबेल बज उठी। मैं तुम्हारे और सवालों का जवाब नहीं दूंगा, वही असली पुलिस होगी। अर्जुन और सैबल जवाब देने चले गए। मैं उनके पीछे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, फिर रुक गया। क्या यह मेरा मौका था उन स्किल्स का इस्तेमाल करने का जिनकी मुझे ट्रेनिंग मिली थी, और सिर्फ एक बेकार वेटर न बनूं? मैं इन लोगों को जानता था, पार्टी में था। शायद मैंने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जिससे केस सुलझाने में मदद मिल सके। असली पुलिस के सीन सील करने से पहले मुझे जल्दी करनी होगी। मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वे अपनी कोई भी फाइंडिंग मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, कोलकाता में मैंने जो किया उसके बाद मैं खुद को सुधार सकता था। राकेश को इंसाफ दिला सकता था। पिछले 3 महीनों से जिस उदासी में मैं फंसा हुआ था, उससे बाहर निकालने के लिए यही जरूरी था। फैसला हो गया। मैंने अपना फोन लिया और पानी में टूटी व्हिस्की की बोतल, जूते किनारे पर कांच के टुकड़े और पूल के आसपास खून की फोटो खींची। एक डेक चेयर पर बिखरे तौलिए थे और मैंने उनमें से एक के नीचे कुछ धुंधला देखा। मैंने अपने फोन से कपड़ा उठाया तो एक ककस जैसी पतली चमकदार काली मेटल की डिस्क दिखी, जो 1 इंच चौड़ी थी और जिसके एक सिरे पर छेद था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन मैंने उसकी फोटो खींची, फिर राकेश की लाश की तरफ मुड़ा। मैंने अपने फोन की टॉर्च उसके सिर पर लगे घाव पर डाली और कांच की चमक देखी। मेरी समझ सही थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने उसे बोतल से मारा था। उसकी दाहिनी मुट्ठी बंधी हुई थी। अगर यह कोई जासूसी कहानी होती तो उसके हाथ में कोई सुराग होता। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। मैंने पूल के एंट्रेंस पर नजर डाली कि कोई आ रहा है या नहीं, फिर उंगलियों को खोला। उसे छूने की अपनी नफरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से अभी तक रिगर मोर्टिस नहीं हुआ था, और मुझे हैरानी हुई कि उसके हाथ की हथेली में एक सोने की अंगूठी थी जिसमें एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। कभी कभी असल जिंदगी भी एक जासूसी कहानी जैसी होती है। मैंने अपने फोन से एक जल्दी से तस्वीर ली और उसकी उंगलियों को वापस अंगूठी पर बंद कर दिया। यह पहले जैसा ही लग रहा था, तो उम्मीद है कि मैंने सोको वालों को गलत दिशा में नहीं भेजा होगा। मैंने अपने हाथ पर एक छोटा तौलिया लपेटा और बॉडी को थपथपाया। उसके सूट के अंदर की जेब में कुछ सख्त चीज थी। मैंने सावधानी से वो आईफोन निकाला जिसे मैं ढूंढ रहा था और उसे किनारों से पकड़ा ताकि सबूत खराब न हो। मैं 1 सेकंड के लिए गीली काली स्क्रीन को देखता रहा क्योंकि मुझे राकेश के सैबल और अर्जुन को भेजे गए अजीब मैसेज याद आ गए। क्या उसने किसी और को कॉल या टेक्स्ट किया था? इस फोन में मर्डर का राजा हो सकता है। क्या मुझे चेक करना चाहिए? मुझे पता था कि मुझे इसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन भाड़ में जाए। पुलिस के आने से पहले मुझे क्राइम सीन की अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी। वे कोई फॉरेंसिक शेयर नहीं करेंगे और मुझे इस मर्डर को सुलझाने का एक मौका चाहिए था। इसकी ज़रूरत थी। मैंने लापरवाही से अपने हाथ से तौलिया फेंका और होम बटन दबाया, जिससे मैं नेहा की तस्वीर वाली लॉक स्क्रीन पर चला गया। मैंने गीली स्क्रीन पर पिछले दिन की तारीख टाइप की, इस डर से कि कहीं राकेश ने अपने जन्मदिन को पासकोड की तरह इस्तेमाल न कर लिया हो। किस्मत साथ नहीं दी। ये बहुत आसान होता। मैंने 1 सेकंड सोचा, अभी के साल में से 60 घटाए और राकेश के जन्म का साल डाला। पिंगो! ये खुला और मुझे सीधे व्हाट्सएप पर ले गया, जिसमें दिखाया गया कि आखिरी मैसेज 2:12 पर सैबल के फोन पर भेजा गया था और मेरा जवाब 1 मिनट बाद आया, जिसमें 2 ब्लू टिक थे जो दिखा रहे थे कि वो मिल गया है और पढ़ लिया गया है। 10 मिनट पहले अर्जुन को मैसेज आया था, जिसमें अर्जुन का एक छोटा सा सॉरी फॉर दिस मैसेज और एक थम्स अप इमोजी था। वो भी मिला और पढ़ा गया। जैसे ही मैंने आवाजें आती सुनी, मुझे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। मेरे फिंगरप्रिंट अब फोन पर थे और मुझे पुलिस को बताना होगा। मुझे फोर्स छोड़े हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे और मैं वो ट्रेनिंग खो रहा था जो मुझ में बस गई थी। जैसे ही मैंने फोन वापस वहीं रखा जहां से मुझे मिला था, मेरा हाथ
राकेश के सिर के पिछले हिस्से से छू गया, जिससे मेरे वेटर की यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे लग गए। बहुत बढ़िया। मैं जल्दबाज से नाकाबिल होता जा रहा था। फोन पर मेरे फिंगरप्रिंट, मेरी आस्तीन पर खून और मेरे जूते के नीचे कांच। मैं ही सबसे सही सस्पेक्ट होता। खुशकिस्मती से मैं यहाँ नहीं था जब उसकी मौत हुई। अर्जुन की लीडरशिप में 2 पुलिस ऑफिसर पूल एरिया में आए और मुझे बॉडी के पास खड़ा देखकर रुक गए। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन चिल्लाया। ठीक है सर, हम इसे संभाल लेंगे। और तुम? इंचार्ज पुलिस वाली ने कहा। कामिल रहमान, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। मैं बता सकता था कि उसने मेरी आस्तीन पर खून देखा था। मैं पहले एक पुलिस ऑफिसर था, मैंने कहा। मैं बस क्राइम सीन देख रहा था। मैं समझ गया, उसने कहा। मैं डीआई कैंपबेल हूँ और ये केंटिश टाउन निक से पीसी हैरिस बोल रहा हूँ। आप किस फोर्स में थे? ओहो, मैं कोलकाता पुलिस में था। मैं यहाँ छुट्टी पर हूँ, मैंने नाकाबिल महसूस करते हुए कहा, और ये नहीं बताना चाहता था कि मैं अब एक वेटर था, खासकर बिना वीज़ा के काम करने वाला। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। थैंक यू सर, प्लीज़ इस एरिया से दूर रहें। मैंने देखा कि हैरिस ने सर्जिकल रबर ग्लव्स पहने, पल्स चेक की, फिर सीपीआर ट्राई किया, राकेश की छाती को दबाया और उसके मुंह में सांस दी, जबकि अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए दूसरी तरफ देखा। हैरिस ने कैंपबेल को जल्दी से अपना सिर हिलाया। जिंदगी के निशान चेक करने का यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, मैंने सोचा। राकेश साफ तौर पर मर चुका था। उसने अपने रेडियो में धीरे से कहा, IC4 मेल 60 के दशक में जिंदगी के कोई निशान नहीं, 0316 घंटे। प्लीज LAS, सोको और ड्यूटी पर मौजूद CID को इन्फॉर्म करें। शर्मा मैनर, बिशप्स एवेन्यू। प्लीज ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर कैंपबेल को इन्फॉर्म करें। हाँ कंट्रोल, कैंपबेल ने अपने रेडियो में कहा। ड्यूटी ऑफिसर मौके पर हैं और इन्फॉर्म कर दिया है। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि हैरिस ने अपने कंट्रोल सेंटर से कैंपबेल को इन्फॉर्म करने के लिए क्यों कहा, जबकि कैंपबेल वोइंग खड़ा था। मुझे लगा कि वे ये पक्का करने की कोशिश कर रहे थे कि मौके पर कौन से पुलिस वाले थे, इसका रिकॉर्ड साफ रहे। कोलकाता में हम इसकी परवाह नहीं करते। हम लिविंग रूम में चले गए, जहां ऐसा लगा कि उनके इंटरव्यू शुरू होंगे। अर्जुन अपनी माँ के सामने इधर उधर टहल रहा था, जो एक कुर्सी के किनारे पर बैठी थी और घबराहट में अपनी साड़ी का सिरा मरोड़ रही थी। नेहा सोफे पर झुकी हुई थी, रूमाल में नाक घुसा रही थी, पैर नीचे करके सैबल पर झुकी हुई थी। उसके बाएं पैर की एड़ी पर एक बड़ा इलास्टोप्लास्ट था, लेकिन मैंने देखा कि आस पास कोई जूता नहीं पड़ा था। इंस्पेक्टर कैम्पबेल ने चुप्पी तोड़ी। हम समझते हैं कि यह आपके लिए मुश्किल समय है। हैरिस अंदर आया और कैंपबेल से कहा, एरिया सुरक्षित है। मैंने हमेशा उससे कहा था कि वे टाइलें खतरनाक थीं, अर्जुन ने कहा। कहीं भी पकड़ नहीं है। और उसने अपने काले लेदर के जूते पहने हुए थे, जिससे यह और भी बुरा हो जाता। लेकिन नेहा को इटालियन लुक चाहिए था और हाँ, नेहा को एक डरावनी बात का एहसास हुआ। यह सच है, ये मेरी गलती है। मुझे एक पूल चाहिए था। माफ करना ऑफिसर, लेकिन क्या हम जा सकते हैं? मैं यहाँ नहीं रहता। मैं और मेरा बेटा बस पार्टी के लिए यहाँ थे, पिंकी ने बीच में कहा। मुझे डर है कि नहीं, हमें वह मौजूद हर किसी से पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें यही जानना है, पिंकी गुस्से में बोली। मुझे यकीन है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेरी बात याद रखना, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। अपने पैसे दे दिए। अचानक वो भक्त बन गया, एकदम पवित्र, तुमसे भी ज्यादा पवित्र। उसके नाम पर चैरिटी। उसने जो सबसे चैरिटी का काम किया वो था उससे शादी करना। वो बस एक सेक्रेटरी थी, ऑफिसर, एक बेकार सेक्रेटरी भी। उसके अपॉइंटमेंट गलत हो जाते थे। उसने मुझे बताया था, हर दिन अपनी लो कट ड्रेस में उसके ऊपर झुककर उसे उसके पेपर्स देती थी, इसलिए वो लगभग अंधा हो गया था। फिर उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया और उसे यह भयानक घर दे दिया। क्या तुमने इससे ज्यादा बदसूरत कुछ देखा है ऑफिसर? वो उसके पैसों के बिना उससे शादी क्यों करती?
कैंपबेल ने ठीक समय पर अपनी नोटबुक निकाल ली थी और इस गुस्से वाली स्पीच के दौरान पागलों की तरह नोट्स बना रही थी। अब उसने बीच में टोकने की कोशिश की और कहा, प्लीज शांत रहो मैडम, हम बाद में फॉर्मल स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन पिंकी पूरे जोश में थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन सुन रहा है। मुझे नेहा के लिए सच में बुरा लगा, जो सैबल के साथ कोने में शर्मिंदा होकर बैठी थी और उसे यह भद्दी बातें सुननी पड़ रही थी। उसके पिता एक दुकानदार थे। तुम्हें लगता है कि उसे पता है कि ऐसे घर का क्या करना है? वो पूरे दिन अपनी बिकिनी में पूल में बैठी रहती है। उसने एक सांस ली और बोलना जारी रखा, लेकिन राकेश एक बहुत अच्छा आदमी था ऑफिसर। उसने उसे गुमराह किया। वो अपने बेटे से प्यार करता था और मुझसे भी। वो उससे थक गया होता और समझ गया होता कि एक अच्छा परिवार ही मायने रखता है, और उसे कुछ नहीं दिया होता। हमने पिनराक का नाम मेरे और राकेश के लिए रखा था, लेकिन उसके लिए नहीं। उसने अपनी आवाज़ कुछ डेसिबल धीमी कर दी। उसे लगा कि यह फुसफुसाहट है, लेकिन मुश्किल से कुछ डेसिबल धीमी थी। तुम देखो उसने क्या किया। उसने उसे ढूंढ लिया। जब उसने अपनी बात रखी तो उसे पता चल गया कि सब खत्म हो गया है। इसलिए उसने उसे पूल में धकेल दिया और उसने मान लिया कि यह उसकी गलती थी। आप चेक कर लीजिए इंस्पेक्टर, ध्यान से चेक कर लीजिए। अब मैं घर जा रही हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे अर्जुन भी था। हैरिस उनके पीछे दौड़ते हुए कह रहा था, रुको मैडम, हमें आपके बेटे का स्टेटमेंट भी लेना है। नेहा जोर से सिसकी जब मैंने सोचा कि पिंकी ने अभी क्या कहा था। हाँ, नेहा का कोई मकसद हो सकता है, लेकिन क्या पिंकी और अर्जुन का भी कोई मकसद था? राकेश की नेहा से शादी ने उनकी किस्मत जरूर खराब कर दी होगी। और अगर राकेश पिनराक बेचकर अपना पैसा नेहा की चैरिटी के नाम पर लगाने वाला था, तो इसका अर्जुन को विरासत में मिलने वाली चीजों पर क्या असर पड़ता? क्या उसने यह पक्का करने के लिए पहले से कोई कदम उठाया था कि ऐसा ना हो? इंस्पेक्टर ने मेरी सोच को बीच में ही टोक दिया और मेरी और सैबल की ओर मुड़ी। माफ कीजिए, क्या आप मौत के समय यहां थे? नहीं, हम चले गए थे। नेहा ने मुझे फोन किया तो हम वापस आ गए, सैबल ने कहा। शायद घर जाना ही सबसे अच्छा होगा। भाई आप साहब, प्लीज अपनी डिटेल्स मेरे कलीग के पास छोड़ दें और हम जल्द ही आपका इंटरव्यू लेने के लिए कांटेक्ट करेंगे। मैं इसे और देर नहीं कर सकता था। मुझे इंस्पेक्टर को बताना था कि मुझे क्या मिला है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ इंस्पेक्टर? मैंने पूछा और उसने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक डिटेक्टिव हुआ करता था और मुझे डर है कि जब मैं यहाँ आया तो मैं ऑटो पायलट मोड में चला गया। मैंने उसके घाव में कांच देखा और एक डेक चेयर पर एक अजीब चमकदार चीज थी। मैंने उसके हाथ में एक अंगूठी और उसकी जेब में उसका फोन भी देखा। मुझे डर है कि मैंने फोन को छुआ था और मैं इसे हटाने के लिए अपने प्रिंट्स देने में खुश हूं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई एक्सीडेंट था। वो वहाँ किसी के साथ था। तानिया रजिया, सोफे पर बैठी नेहा के मुंह से अनायास ही फुसफुसाहट आई। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। सोच रहा था कि कहीं उसने कुछ बोल तो नहीं दिया, कोई मकसद। जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मैंने नेहा के चेहरे पर भी यह एहसास देखा और वो मुड़ गई। मैंने आगे कहा, यह उसकी 60वीं बर्थडे पार्टी थी। बहुत सारे मेहमान थे। मैं हर तरह से मदद करके खुश हूं। इंस्पेक्टर ने मुझे सख्ती से देखा, जिससे मैं अपने वेटर की यूनिफॉर्म को लेकर असहज हो गया। अगर आप फोर्स में होते तो आपको पता होना चाहिए था कि क्राइम सीन में दखल नहीं देना है सर। आपने काफी नुकसान कर दिया है और आपको सावधान रहने की जरूरत है कि हम आप पर चार्ज न लगा दें। आप अब जा सकते हैं। वो सही थी। मैंने मिकी माउस कॉप की तरह बर्ताव किया था। अभी अभी ट्रेनिंग से निकला था। शरीर मुश्किल से ठंडा था और मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ कर दी थी। इतना ही नहीं, अगर कैंपबेल ने मेरे खिलाफ न्याय में रुकावट डालने का कोई चार्ज लगाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे देश से निकाल दिया जाएगा और बस मुझे अपनी लापरवाही पर उल्टी आने लगी। और किस लिए? किसे खुद को साबित करने के लिए? मैं क्या सोच रहा था? जब इंस्पेक्टर नेहा की तरफ मुड़ा तो मैंने मुश्किल से सुना, अब मिसेस शर्मा, क्या आपके घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं? और मैं ग्रैंड में वापस आ गया था।
मित्रा से गायब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछताछ कर रहा था। कोलकाता, जुलाई, मंडे। मित्रा, पुलिस के काम में रुकावट डालना एक बड़ा जुर्म है। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, मैंने मैनेजर पर झपट्टा मारते हुए कहा, जिसने हाजरा को पार्टी वाली रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया था। अब वीडियो फौरन दिखाओ। सर सर, मित्रा चिल्लाया। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं और वो होटल की लॉबी में घूम रहे मेहमानों को देखकर कमजोर मुस्कान दे रहा था जो हमें घूर रहे थे। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। हमें अभी अभी इस गलती के बारे में पता चला है। मुझे दिखाओ, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरा मतलब काम से है। मुझे इत्तेफाक पर यकीन नहीं था। कोलकाता क्राइम में इत्तेफाक हमेशा किसी छिपे हुए हाथ के तराजू को झुकाने का नतीजा होता था, और होटल के सीसीटीवी फुटेज का रहस्यमयी तरीके से गायब होना भी कोई अलग बात नहीं थी। मित्रा मुझे हाजरा को साथ लेकर शानदार लॉबी से रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक छोटे से ऑफिस में ले गया। उसने फोल्डरों का ढेर अपने रास्ते से हटाया, एक पीसी पर लॉग इन किया और फाइलों की एक लंबी लिस्ट को स्क्रॉल किया। देखिए सर, सिस्टम लगातार रिकॉर्ड करता है और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में सेव करता है। उसने रैंडमली एक फाइल पर क्लिक किया। यह शनिवार 8 जुलाई दोपहर 1 बजे है। लिफ्ट में कैमरा 3 है सर। ऊपर एक आदमी का साइलेंट वीडियो चला, जो खाली नजरों से आगे देख रहा था और अपनी नाक खुजला रहा था। लेकिन रिकॉर्डिंग रविवार रात को बंद हो जाती है। 9 जुलाई, देखिए सर। मैं झुककर स्क्रीन पर देखा, फिर माउस पकड़ा और लिस्ट में आखिरी फाइल पर क्लिक किया। लॉबी में बैठे 2 गेस्ट ड्रिंक कर रहे थे। क्या आपके सिस्टम को कुछ हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज से शक और अविश्वास झलक रहा था। उसने मुझसे नजरें फेर ली। आधी रात को रिकॉर्डिंग बंद हो गई। डिस्क भर गई होगी या कुछ और। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं हुआ। एक गिलहरी जैसा आदमी जो मुझसे नजरें भी नहीं मिला सकता था, उसने सुबह के बहुत काबिल और मददगार मैनेजर की जगह ले ली थी। वो कुछ छिपा रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने घबराकर सिर हिलाया। मित्रा, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम 5 सेकंड में लॉकअप में होगे। एक जासूस से झूठ बोलना बहुत गंभीर जुर्म है। इस कंप्यूटर का एक्सेस और किसके पास है? कोई भी सर, ये बस यहीं पड़ा है। हमारे पास कोई फुल टाइम गार्ड नहीं है जो इसकी निगरानी करे। मैंने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मारा। ठीक है, मैं तुम्हारी एनवीआर ड्राइव जब्त कर रहा हूँ। हाजरा, इसे अनप्लग करो और फॉर्म्स को सॉर्ट आउट करो। ओह, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मित्रा ने विरोध किया। इसकी इजाज़त नहीं है। मैं इसे ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को बुलाऊंगा, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। कौन सी सिक्योरिटी मित्रा? मैंने उस पर उंगली उठाई। कोई तुम्हारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक सुपरस्टार का मर्डर कर देता है और उसी समय तुम्हारा सीसीटीवी खराब हो जाता है। मैं इस ड्राइव को टेस्टिंग के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे पासवर्ड दो। अगर तुम और विरोध करना चाहते हो तो स्टेशन पर कर सकते हो। क्या ये साफ है? ऐसा लगा कि देवोना मना करने वाला था। फिर उसने सिर झुकाया, सीसीटीवी पासवर्ड कहा और बाहर चला गया। मित्रा के सुनने की दूरी से दूर हाजरा ने ड्राइव अनप्लग किया और मेरी तरफ मुड़ा। बहुत शुरुआती पोस्टमार्टम रिजल्ट ये है कि आसिफ खान की मौत हार्ट फेलियर से हुई, उसने बताया। हार्ट फेलियर? मैंने हैरानी से पूछा। हर कोई इसलिए मरता है क्योंकि उसका दिल रुक जाता है। वो हंसा और मैं कराह उठा। मैं उस पुराने मजाक में कैसे फंस गया? लेकिन मौत का असली कारण हार्ट फेलियर से पहले किसी मेटल की चीज से मारना था। वे और डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने इसे फास्ट ट्रैक करवा लिया, उसने जल्दी से कहा, जब मैंने उसके गलत मजाक पर सिर हिलाया। हमारे पास एविडेंस एनालिसिस है। कमरे में बहुत सारे चांस प्रिंट हैं, लेकिन होटल में ऐसा होना ही था। विस्की के गिलास या बोतल पर कोई नहीं, किसी ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन 2 लाख के बंडल पर 2 सेट प्रिंट हैं, एक आसिफ का और एक अनजान, और कंडोम के रैपर पर वो ही अनजान प्रिंट। कोई प्रोस्टिट्यूट? हमें कोई यूज किया हुआ कंडोम नहीं मिला, शायद फ्लश किया गया हो।
वो मुश्किल से अपना एक्साइटमेंट रोक पाया। और सर, उन्हें टूटी हुई टेबल पर कोकिन मिली और मुझे पार्टी का वीडियो मिला। उसने अपने शोल्डर बैग में हाथ डाला और जीत की खुशी में एक यूएसबी स्टिक निकाली और गर्व से मुस्कुराते हुए मुझे दी थी। अनजान फिंगरप्रिंट, ये कुछ तो था। मैंने कई बार इस बात पर दुख जताया कि इंडिया के पास कोई नेशनल डीएनए डेटाबेस नहीं है, इसलिए टेस्टिंग बेकार है। कोलकाता पुलिस के पास जितने डीएनए सैंपल थे वो बहुत कम थे। ठीक है, सबीना खान और मित्रा से एलिमिनेशन प्रिंट ले आओ। मैं देख सकता था कि सबीना खान का जिक्र सुनते ही हाजरा खुश हो गया। मुझे पक्का कर लेना चाहिए कि कोई महिला कांस्टेबल मौजूद हो ताकि हाजरा को शर्मिंदा होने से बचाया जा सके। इंटरव्यू से कुछ? मैंने आगे कहा। हाँ सर, प्रेसिडेंशियल स्वीट के बगल वाले होटल के गेस्ट ने सुबह करीब 1:45 बजे चिल्लाने और टूटने की आवाज सुनी। उसने रिसेप्शन पर फोन करने का सोचा, लेकिन फिर सो गया। शायद टेबल टूटने की आवाज आई होगी, किसी और ने कुछ सुना या देखा नहीं। नाइट मैनेजर ने किसी को जाते हुए नहीं देखा। जगह की तलाशी में काली की मूर्ति नहीं मिली। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई कुत्ता इनाम की उम्मीद कर रहा हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। उसने अच्छा किया था। बहुत बढ़िया काम हाजरा। उसने किसी आदमी की आवाज सुनी या औरत की? वो बता नहीं सका सर, हाजरा ने दुखी होकर कहा। उसने कहा, आवाज दबी हुई थी। ये बहुत आसान होता। पार्टी में से कोई आसिफ के कमरे में वापस गया था। लेकिन कौन? सबीना ने कहा कि वो नहीं थी और आसिफ के धोखा देने के ख्याल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इसलिए कि उसे पहले से पता था और उसने उसे मारकर प्रॉब्लम सुलझा ली थी, या वो गुस्सा दिखाकर खुद को फंसाना नहीं चाहती थी? मैंने अपनी जेब में यूएसबी स्टिक को छुआ। इससे कुछ सुराग मिल सकता है। लाल बाजार वापस आकर हम साइबर क्राइम सेल गए, जहां आशुतोष, हमारे साइबर क्राइम एनालिस्ट, बड़े हेडफोन में दुनिया से बेखबर अपने लैपटॉप पर तेजी से टैप कर रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह मेटालिका टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उनका पेट मुश्किल से ढक रहा था। जैसे ही हाजरा ने सीसीटीवी ड्राइव को उनकी डेस्क पर पटका, वो चौंक गए। हाय ऐश, मैंने खुशी से कहा। एयर कंडीशनिंग फिर से खराब हो गई? लॉर्ड शेडिंग, जनरेटर काम नहीं कर रहा। मेरे इक्विपमेंट के लिए बकवास, उन्होंने धीरे से कहा, अपने हेडफोन अपनी पसीने से तर गर्दन पर लटकाए हुए, अपने लैपटॉप से नजरें नहीं हटाते हुए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त? आशुतोष फोर्स में मेरे कुछ दोस्तों में से एक था। 2 साल पहले एक ट्रेनिंग कोर्स में मिलने के बाद हम दोस्त बन गए थे, बियर पीते हुए और U2 और कान्ये के लिए एक जैसे प्यार के बाद। हमने वेरोनिका के बार एंड किचन में एक नशे में धुत कराओके नाइट में, जिसके बारे में फिर कभी बात नहीं हुई, वेयर द स्ट्रीट्स हैव नो नेम, गाते हुए अपनी दोस्ती पक्की कर ली। यह अच्छी बात थी कि मुझे उसकी टेक्निकल काबिलियत की ज़रूरत थी, न कि धुन न गा पाने की उसकी नाकाबिलियत की। मैं एंटीसेप्टिक भिन भिनाती ट्यूबलाइट के नीचे उसकी डेस्क के किनारे पर बैठ गया और रागा टू रॉक की एक अच्छी तरह पढ़ी हुई कॉपी से खुद को हवा कर रहा था, जबकि हाजरा एक कुर्सी पर गिर पड़ा, अपने माथे से पसीना एक गंदे रूमाल से पोंछ रहा था। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट मदद चाहिए ऐश। मैं आगे झुका। टीसीज ने मुझे आसिफ खान मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। यह शब्द कहना अब भी अच्छा लग रहा था। इस एनवीआर ड्राइव में रात का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन होटल मैनेजर ने मुझे बताया कि इसमें कोई खराबी थी। हत्या से ठीक पहले इसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, जो उनके लिए आसान लगता है। क्या आप इसे देख सकते हैं प्लीज, ये देखने के लिए कि यह खराब तो नहीं हो गया है या किसी ने इसे मिटा दिया है? मैंने यूएसबी स्टिक उसकी तरफ घुमाई। और मुझे यहाँ फुटेज देखना है। आशुतोष ने मुझसे अपनी कीमती मैगजीन छीनी, मुझे एक लैपटॉप दिया और सीसीटीवी ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की। मैंने स्टिक प्लग इन की और हाजरा के साथ वीडियो तो देखने बैठ गया। यूएसबी फुटेज एडिट नहीं की गई थी और उसमें पार्टी के अलग अलग समय और जगहों के लंबे क्लिप थे। इसमें कई घंटे थे। वीडियोग्राफर बिजी था। आसिफ को ढूंढने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करो, मैंने हाजरा से कहा।
जो लैपटॉप इस्तेमाल करने में हैरानी की बात है कि माहिर था। यह देखते हुए कि वो ऐसा लग रहा था जिसके लिए कैलकुलेटर कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। उसने वीडियो तेजी से देखा और हमने जल्द ही आसिफ को देखा, जो प्लेड शर्ट और जीन्स पहने नाच रहा था। रुको, मैंने कहा। हाजरा ने फिल्म रोककर आसिफ की एक तस्वीर देखी जिसमें वो घूम रहा था। क्या हमें वो कपड़े मिले जो उसने पहने हैं, वो शर्ट और जीन्स? मैंने पूछा। हाजरा ने अपनी नोटबुक में जो लिस्ट बनाई थी उसे देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अजीब है, वे उसके होटल के कमरे में होने चाहिए थे। कातिल उन्हें ले गया होगा, शायद सबूत छिपाने के लिए, मैंने सोचा। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। हमने सबीना खान की एक क्लिप देखी जिसमें वो गुलाबी ड्रेस में थी और हाथ में शैम्पेन लिए हुए थी। जब तुम मिसेस खान से मिलो तो वो ड्रेस दिखाने के लिए कहना। अगर वो हमारी कातिल है तो उसमें क्राइम सीन के निशान हो सकते हैं। हम वीडियो देखते रहे। हाजरा का ध्यान किसी शक वाली हरकत को देखने के बजाय स्टार स्पॉटिंग पर ज्यादा था। वो तानिया रजिया मिर्ची हॉट है सर। फिर मुझे कुछ दिखा। रुको, मैंने कहा, इसे फिर से चलाओ। जैसे ही कैमरा डांस फ्लोर पर घूमा, उसने 10 सेकंड के लिए आसिफ को पीछे की तरफ एक टेबल पर प्रोफाइल में कैद कर लिया। वो एक आदमी से गहरी बातचीत कर रहा था। उसका एक हाथ आसिफ के हाथ पर था और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर उंगली से इशारा कर रहा था। वो आदमी परछाई में था, लेकिन जाना पहचाना लग रहा था, हालांकि मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने वीडियो रोक दिया। वो कौन है? मुझे नहीं पता सर। ज्यादा फ्रेंडली नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि वे बहस कर रहे हैं। साउंड और आशुतोष ने बीच में टोका। एनवीआर ठीक काम कर रहा है कामिल, किसी करप्शन का कोई निशान नहीं है, किसी ने फुटेज मिटा दी। अब हम कुछ कह रहे थे। क्या तुम इसे रिस्टोर कर सकते हो? मुझे लगता है हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तुम्हारे जैसे कंप्यूटर जीनियस के लिए ऐश? मुझे लगा था कि तुम इस काम में अच्छे हो। हाँ हाँ, अपनी ट्रैफिक ड्यूटी पर वापस जाओ, उसने कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। सीसीटीवी में कातिल जरूर कैद हो गया होगा, वरना कोई इसे क्यों मिटाएगा। यह बहुत बढ़िया था। मेरे पास कुछ ऐसा था जो मैं डीसी को बता सकता था उनके केस देने के कुछ ही घंटों बाद। यह अर्जेंट है ऐश। आसिफ खान का कातिल उस सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है। प्लीज इसे रिस्टोर करो, और जब तुम करो तो मुझे बताना। हाजरा, तुम पार्टी वीडियो में क्लिप्स लॉक करो। आसिफ के साथ डांस करने वाले सभी लोगों की पहचान करो। हमें उससे पूछताछ करनी होगी जिसके भी वो कांटेक्ट में था। पता लगाना होगा कि उसे आखिरी बार किसने देखा था। मैं बॉस को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जब मैंने सैल्यूट किया तो टीसी थका हुआ लग रहा था। रहमान, अच्छा तुम यहाँ हो, क्या खबर है? मैंने उसे जो कुछ भी मिला था उसके बारे में अपडेट किया। मकसद और गायब सीसीटीवी फुटेज के बारे में मेरा अंदाज़ा, जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि ऐश जादुई तरीके से ठीक कर देगा। उसने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया काम। कोई शक है? हमारा अगला मकसद यह पता लगाना है कि आसिफ खान के साथ उसके कमरे तक कौन गया था। होटल मैनेजर ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया है। मुझे लगता है कि उसने खुद ही फुटेज मिटा दी होगी, लेकिन मैं अभी तक उसका मकसद नहीं समझ पाया हूँ। कातिल ने कमरे से कुछ नहीं चुराया और मुझे मित्रा और आसिफ खान के बीच कोई पुराना कनेक्शन नहीं दिख रहा है। और भी, मैं हिचकिचाया, सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर खान की पत्नी के बर्ताव में थोड़ी अजीब बातें हैं। याद रखना, वो दुखी है, उसने जवाब दिया। ज्यादा मत सोचो, लेकिन बहुत बढ़िया। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए रहमान। मेरे सीनियर्स का बहुत प्रेशर है कि मीडिया को पता चलने और तरह तरह के अंदाजे लगाने से पहले इसे ख़त्म कर दूं। आपको जो भी चाहिए मुझे बताएं और मैं उसे पूरा करूंगा। लोग, सामान। जैसे ही उन्होंने मुझे जाने दिया, मैंने जम्हाई ली और अपनी घड़ी देखी। दिन बहुत लंबा था और मैं मलीहा के साथ डिनर के लिए लेट हो गया था। मैंने हाजरा को टेक्स्ट करके बताया कि अगर कुछ और आता है तो मुझे अपडेट कर दें, फिर अपनी मंगेतर से मिलने चला गया।
मैं उसे यह बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर सका कि कैसे मेरे करियर को जंप स्टार्ट किया गया है और अब मैं टॉप की ओर तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। लंदन, अक्टूबर, संडे। मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे आसिफ खान केस का शुरुआती एक्साइटमेंट याद आया, उन पहले सुरागों का रोमांच, सीन को एक जिगसॉ की तरह जोड़ना, इससे पहले कि हर टुकड़ा हजार टुकड़ों में टूट जाए। लेकिन राकेश शर्मा मर्डर उन सभी केस से अलग था जिन पर मैंने पहले काम किया था। मैं अब पुलिस ऑफिसर नहीं था, बस एक वेटर था। मेरे पास किसी से पूछताछ करने का कोई ऑफिशियल हक नहीं था, और अगर कोई मुझसे बात करने को तैयार भी होता तो भी ये मुश्किल था कि सैबल मुझे इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी समय देता। मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ सुराग थे। नेहा और पिंकी, नेहा और अर्जुन के बीच का टेंशन, सैबल और राकेश, पूल में नेहा का जूता, उसका कटा हुआ पैर, राकेश के हाथ में अंगूठी, घाव में कांच के टुकड़े। पक्का मैं उन्हें एक साथ जोड़ सकता था, लेकिन कैंपबेल ने मुझसे कहा था कि मैं दखल न दूं और मैं अथॉरिटीज के गलत साइड में जाने का रिस्क नहीं उठा सकता था। खैर, वो मुझे अंदाजा लगाने से नहीं रोक सकी। मुझे लगा कि कोई बहस हुई होगी। राकेश ने कातिल की उंगली से अंगूठी खींच ली थी और चोट लगने के बाद पूल में गिर गया था। तो कातिल एक औरत थी। शाम के खुलासों से नेहा और पिंकी दोनों को एक मकसद मिल गया था, लेकिन राकेश के सैबल को व्हाट्सएप करने और नेहा को बॉडी मिलने के बीच सिर्फ 10 मिनट का टाइम था। इसलिए जिसने भी उसका मर्डर किया वो या तो बहुत लकी था या बहुत काबिल। और जब राकेश मरा तो तानिया रजिया कहाँ थी? उसमें कुछ खटक रहा था। क्या यह सिर्फ वो एक इत्तेफाक था कि वो राकेश के बर्थडे पर थी, जबकि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वो आसिफ खान के साथ उसकी पार्टी के वीडियो फुटेज में डांस कर रही थी। मुझे इत्तेफाक पसंद नहीं थे। अमीर पावरफुल आदमी जब उसके आस पास होते थे तो मच्छरों की तरह मर जाते थे। उसका मकसद क्या हो सकता है? और नेहा ने ये बात क्यों बताई कि तानिया राकेश के साथ स्विमिंग पूल पर थी, और राकेश का अपने पैसे देने का फैसला, उसके पीछे क्या था? पैसा। बात हमेशा पैसे पर ही आकर रुकती थी। और सेक्स, पुलिसिंग का पहला नियम, ये यहाँ कैसे फिट हुआ? राकेश के दान देने से पहले उसकी संपत्ति किसको मिलती? अर्जुन? नेहा? क्या इसीलिए उसे मार दिया गया? नर्वस थकावट ने मुझे कुछ घंटे बेचैन नींद सोने दी। इससे पहले कि मैं 9 बजे तेज प्यास से जाग गया, पिछली रात की घटनाएं अभी भी मेरे सिर में चूहों की तरह दौड़ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और रसोई की तरफ गया, जहां अंजोली मेज पर सिर हाथों में लिए लेटी थी, खुद से कराह रही थी। उसकी सिलवटों वाली टी शर्ट पर लिखा था, आई नो आई एम वर्थ इट, और एलेक्सा कुछ सुखदायक प्ले कर रही थी। सिर कैसा है? मैंने पूछा, अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के बावजूद जितना हो सके खुश दिखने की कोशिश करते हुए। मंग, वो बुदबुदाई। ये अच्छा है? हैं? अच्छा, इससे तुम्हें सीख मिलेगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? शायद मुझे ही उसे बताना चाहिए। हम उसे अंधेरे में नहीं रख सकते थे, लेकिन जब वो इस हालत में थी तो मैं उसे राकेश के मर्डर का शौक कैसे दे सकता था? वो उसके लिए परिवार जैसा था, वो उसे हमेशा से जानती थी। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, लो, ये पी लो। मैंने उसे एक गिलास पानी और 2 नूरोफेन दिए और अपना दिमाग साफ करने के लिए खुद भी एक ले लिया। कॉफ़ी, उसने कराहते हुए कहा। ठीक है, एक कॉफ़ी और मेरा स्पेशल हैंगओवर का इलाज आ रहा है। मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई, 1 बूंद दूध, 1 चीनी, ठीक वैसे ही जैसे उसे पसंद थी, और नाश्ते में लग गया। मैंने एक कटोरे में 4 अंडे फेंटे। शांत हो जाओ प्लीज, अंजोली कराते हुए बोली। नमक और काली मिर्च डाली, फिर एक फ्राइंग पैन में प्याज, अदरक, हरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया और टमाटर डाले। मैंने सब्जियों को मक्खन में हल्दी और जीरे के साथ फ्राई किया, और जब वे नरम हो गईं तो अंडे डाल दिए। जल्दी से हिलाया और मैंने 2 सर्विंग प्लेट में परोसी, जिनमें से एक मैंने उसके सामने बटर लगी सफेद ब्रेड के मोटे स्लाइस के साथ रख दी।
ये एक रेसिपी थी जो मेरी माँ तब बनाती थी जब मैं बीमार होता था। इसकी खुशबू मुझे हमेशा उनकी याद दिलाती थी, एक ऐसे घर की जो अब खो गया था। ये लो, एक कुरी, पारसी डिश, फटाफटी, मैंने कहा, अपनी आवाज में वो जोश और खुशी भरते हुए जो मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे उसे वो बताना था जो मैं जानता था। वही, ले जाओ उसे। उसने प्लेट हटा दी। सिर्फ खाओ, स्वीटी। मैंने उसकी माँ की नकल करते हुए प्लेट पीछे खिसकाई और उसके हाथ में कांटा दे दिया। तुम्हारी चिकनाई वाली तली हुई चीजों से बेहतर है, थोड़ा खा लो। अगर पेट नहीं भरा तो पैसे वापस। उसने ऊपर देखा, मुंह बनाया और एक छोटा कांटा लिया। फिर एक और पड़ा। हम बुरा नहीं है, मिर्च कॉफी के साथ अच्छी लगती है, उसने सावधानी से कहा। मैंने उसे आंख मारी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पहले जैसी प्यारी और मजाकिया हो जाओगी। नाश्ते के बाद हम चुपचाप बैठे रहे जब तक वो अपना हैंगओवर ठीक कर रही थी। एनिया ओरिनो फलों की तरफ चली गई जब तक मैंने राकेश के बुरे अंत की खबर देने का फैसला किया। अंजलि, मेरे पास बहुत बुरी खबर है। मैं एलेक्सा, धीरे से, अंजलि करा उठी। इस हैंगओवर से बुरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, यह सीरियस है। उसने कोशिश करके सिर उठाया और धुंधली नजरों से मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए मैंने सबीना खान को अपने पेंट हाउस में देखा, हाथ में चाय का कप लिए। उसे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका भविष्य बदलने वाला बम क्या है। फर्क यह था कि मैं अंजोली को अच्छी तरह जानता था, उसकी परवाह करता था, और मुझे अपनी जिंदगी के जरूरी लोगों को दुख देना पसंद नहीं था। कल रात पार्टी के बाद नेहा ने तुम्हारे पापा को फोन करके बताया कि राकेश। मैं रुका, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। राकेश अब नहीं रहा। मैंने सिसकियों चीख पुकार का इंतजार किया। इसके बजाय उसने बस मुझे खाली नजरों से देखा। अब और नहीं क्या? इसका क्या मतलब है? मुझे और सीधे बोलना होगा। मुझे माफ करना अंजोली, लेकिन कल रात हमारे जाने के बाद नेहा ने उसे मरा हुआ पाया, स्विमिंग पूल में। मैंने उसकी तेज सांस सुनी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सिर में चोट लगी थी, मैंने कहा। उम्मीद थी कि और डिटेल में बताने से मदद मिलेगी। नहीं मिली। उसका हाथ उसके डरे हुए चेहरे पर गया और उसने अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, बेचारी नेहा, और पिंकी आंटी और अर्जुन। नेहा इसे कैसे ले रही है? क्या उसके साथ कोई है? मुझे उससे मिलना है। अच्छा नहीं, मैंने कहा। यह अच्छा नहीं था। उसे सच जानना था, इसलिए मैंने कहा। और खैर, मुझे नहीं लगता कि यह गलती से हुआ था। उसके चेहरे पर डर की जगह कन्फ्यूजन ने ले ली। किसी ने उसके सिर पर मारा, विस्की की बोतल से वो, मैंने कहा। नहीं, तुम्हें लगता है कि अंकल राकेश का मर्डर हुआ था? उसने धीरे से कहा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और उसे बताया कि मुझे क्या शक है। मैं नेहा के शामिल होने से बचता रहा, यह जाने बिना कि उसकी अपनी दोस्त के प्रति वफादारी कितनी गहरी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें सच में लगता है कि वो एक औरत थी? मैंने कंधे उचकाए। हाँ, उस अंगूठी को देखते हुए। उसने यह सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेहा या पिंकी आंटी किसी को मारेंगी। उनमें यह बात नहीं है। ये वही तानिया औरत होगी। उसने टेबल से उठते हुए अपनी कनपटियों पर हाथ फेरा। मुझे नेहा से मिलने जाना है। वो जितनी जल्दी उठनी चाहिए थी उससे ज्यादा तेजी से उठी, झुकी और अपना सिर पकड़ लिया। सीढ़ियों पर जोरदार आवाज हुई और सैबल किचन के दरवाजे से अंदर आ गया। कामिल, उसने उसी आवाज में कहा जो उसने तब इस्तेमाल की थी जब मैंने रेस्टोरेंट में कुछ गलत किया था। कामिल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पुलिस ने नेहा को पूछताछ के लिए पकड़ा है। मुझे लगता है कि वो ही उनका मुख्य सस्पेक्ट है। तुम्हें उन्हें गलत साबित करना होगा। एंजुली और सैबल की नजरें मुझ पर थीं। वे बेताब थीं, अपने दोस्त के लिए डरी हुई थीं। मेरा दिल उत्साह और घबराहट से जोरों से धड़कने लगा। मैं ये गड़बड़ नहीं कर सकती थी। केस को सुलझाने के लिए मुझे सैबल के मनाने की जरूरत नहीं थी। उसे यकीन था
कि यह एक एक्सीडेंट था और वो समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है। इसलिए वो चाहता था कि मैं ऐसे सबूत इकट्ठा करूं जिससे नेहा की मदद हो सके। मैं मान गई, लेकिन ध्यान रखा कि यह न कहूं कि यह नेहा को बचाने की उम्मीद से किया गया था। सच कहूं तो मैंने इसे पुलिस की तरह ही देखा। अक्सर पति या पत्नी ही कातिल होते थे। अपनी स्किल्स को फिर से इस्तेमाल करने का ख्याल ही बहुत मजेदार था। मेरे वीजा की हालत को देखते हुए मुझे रडार के नीचे काम करना होगा। मुझे अच्छी तरह पता था कि पुलिस को यह पसंद नहीं आएगा कि मैं उनके केस को वैसे ही रौंदूं जैसा मैंने क्राइम सीन पर किया था। एंजली, राकेश की मौत और नेहा में पुलिस की दिलचस्पी के दोहरे झटके से कुछ हद तक उबर चुकी थी। उसने खुद को मेरा साथी बना लिया। नेहा, अर्जुन और पिंकी, जिन 3 लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना था, वे मुझसे ज्यादा उसके सामने खुलेंगे। तो हमने एक प्लान बनाया। हम रेस्टोरेंट, न्यूट्रल जगह को अपना बेस बनाएंगे और एंजली और मैं उनसे जवाब के लिए पूछताछ करेंगे। हालांकि मेरे सारे उत्साह के बावजूद एक छोटी सी आवाज ने मुझसे सवाल किया। क्या मैं इसके लिए तैयार था? कोलकाता में जो कुछ भी मैंने होने दिया था उसके बाद मुझे खुद को शांत करने की जरूरत थी। इसलिए मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए घर से निकल गया। मेटल जैसी धूप में शोरडिच से गुजरते हुए मैं एक शानदार नाम वाले म्यूजियम ऑफ हैप्पीनेस के पास से गुजरा। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता था कि यह समय के साथ सहेजी हुई खुशी भरी यादों से भरी होगी। आप एक न्यूरल हेडसेट लगाते हैं और तुरंत अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पल में पहुंच जाते हैं। मेरा पल कब था, मुझे तुरंत पता चल गया। कोलकाता बॉटनिकल गार्डन में मलीहा, वो मशहूर बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सिर मेरी गोद में था और मैं उसे देख रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। फिर बिना सोचे समझे मैंने अचानक कह दिया, आई लव यू। सन्नाटा। काश मैं इसे वापस ले पाता। फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई, उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, आई लव यू टू। मैं झुक गया और उसे किस कर लिया। जैसे ही गर्मी की शाम की गर्मी ने हमें घेर लिया, मेरे दिल में एक स्टिलेट्टो घूम गया। तुम्हारी सबसे अच्छी यादों के साथ यही प्रॉब्लम थी। रात तो होती ही थी और फिर वे तुम्हें परेशान करती थी। शायद म्यूजियम ऑफ हैप्पीनेस को म्यूजियम ऑफ अनहैप्पीनेस नाम की एक सिस्टर गैलरी की जरूरत थी, जिसमें बिल्कुल वैसी ही चीजें दिखाई जाती। क्या मैं अब मलीहा को मुझ पर गर्व महसूस करा सकता हूं? अगर मुझे इस बार इंसाफ मिल जाए और एक कातिल को जेल भेज दिया जाए। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और फुटपाथ पर एक औरत को सजे हुए लहंगे में देखा। मेटल के मोतियों और सीक्वेंस से रोशनी चमक रही थी। एक चीज मेरी जगह पर आ गई। पार्टी में तानिया की ड्रेस। डेक चेयर पर मुझे जो मेटल की चीज मिली थी वो तानिया के आउटफिट का हिस्सा थी। मैंने पुल पर ली गई फोटो निकाली, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब मैंने तानिया को राकेश के साथ डांस करते देखा था तो उसने क्या पहना था। एक काला चमकदार नंबर। हाँ, यह सीक्वेंस पक्का वोइंग का था। तो अगर तानिया राकेश के साथ डेक चेयर पर थी जैसा कि नेहा को शक था, तो इससे कई पॉसिबिलिटीज खुल गईं और शायद एक प्राइम सस्पेक्ट सामने आया। मुझे उससे बात करनी होगी और मुझे पुलिस को बताना चाहिए। जोश में आकर मैं आगे बढ़ा। आर्ट गैलरीज, रंगीन म्यूरल और आर्टिसनल कॉफी बार के पास से गुजरा, जहां मैंने एक आदमी को देखा जिसे एंजोली ने हिपस्टर्स बताया। उसने ब्रेसेस, सफेद शर्ट और बो टाई पहनी हुई थी और नीचे पूरी घनी दाढ़ी बंधी हुई थी। वो एक जवान मुस्लिम आदमी को सर्व कर रहा था जिसने एड़ियों तक लंबी सफेद थोप पहनी हुई थी और उसकी दाढ़ी हिपस्टर बरिस्ता जितनी ही लंबी थी। अलग अलग माओ के भाई। मेरे दिमाग में एक आवाज आई, हम भाई नहीं हैं। सैबल। पार्टी वाली रात राकेश और सैबल बहस कर रहे थे। वो किस बारे में था? और किचन में राकेश की नफरत भरी नजर। क्या इसीलिए उसने मुझे घूरा था, क्योंकि वो सैबल से नाराज था और मैं सैबल का गेस्ट था? एक और मिस्ट्री जिसे सुलझाना था।
मैं वो गया जहाँ ट्रेंडी ग्रेट ईस्टर्न स्ट्रीट गंदी कमर्शियल स्ट्रीट में बदल गई, फिर फ्ली मार्केट और ब्रिक लेन, जहाँ सड़कों के नाम इंग्लिश और बंगाली में थे। हर जगह लोग बांग्ला बोल रहे थे और मिठाई की दुकानें थीं जहाँ कोलकाता की वो डिशेस थीं जो मुझे पसंद थी। मोदुबोन स्वीट्स के ऊपर लगे सीसीटीवी ने मेरा ध्यान खींचा। उसकी बिना पलक झपकाए नज़र लगातार आने जाने वालों को देख रही थी। मैंने अपनी नई हाजरा अंजोली को टेक्स्ट किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम नेहा के यहाँ से सीसीटीवी ले सकती हो? हमें एक टाइमलाइन बनानी होगी। जब मैं रेस्टोरेंट वापस पहुंचा तो अंजोली कहीं नहीं दिखी, तो मैं काम पर लग गया। शेफ पार्टी के बर्तन रख रहा था। जैसे ही मैं मदद करने के लिए शामिल हुआ, उसने पूछा, राकेश ठीक अच्छे हैं? शुनेची और किछु एकता हुए चिलो? बहुत दुखद खबर है मिस्टर राकेश, कल रात गुजर गए। मैं बुदबुदाया। या अल्लाह की होलो, पुलिस जांच कर रही है। मुझे लगता है कि तुमने उसे अपने मछली पकौड़े में जहर दिया है शेफ? वे तुम्हें जेल ले जाएंगे और हम अपने कस्टमर्स को मारना बंद कर देंगे। किचन के दूसरी तरफ से सलीम मियाँ हंसे। जब वो पार्टी का बचा हुआ खाना बेघरों के शेल्टर में देने के लिए इकट्ठा कर रहे थे, सैबल हमसे हफ्ते में एक बार ऐसा करने के लिए कहता था। तुमने गोली मार दी। सैबल आज आ रहा है? शेफ ने झटके से कहा। मुझे नहीं पता कि वो कब आ रहा है, इसलिए हमें लंच तैयार कर लेना चाहिए, मैंने जवाब दिया। और फिर कहा, क्या तुमने कल रात कुछ अजीब देखा? राकेश अजीब हरकतें कर रहा था। वो आदमी हमेशा अजीब हरकतें करता है, सलीम मियाँ ने कहा। जब भी वो रेस्टोरेंट में होता है तो हमेशा ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो किसी सीक्रेट मिशन पर आया हो। बस अंदर आता है और सैबल से लड़ता है। उसे लगता है कि वो बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब टिप की बात आती है, कुछ नहीं। लड़ाई? राकेश और सैबल के बीच इस दुश्मनी के पीछे क्या था? सैबल ने कहा था कि वे दोस्त हैं। मैंने पार्टी में आए अपने कलीग्स से कुछ मिनट पूछताछ की ताकि पक्का हो सके कि वे सब एक साथ गए हैं, और उन्होंने कंफर्म किया कि बटलर के जाने के बाद वे सब वैन में वापस चले गए थे। उनमें से किसी ने भी कुछ भी अजीब नहीं देखा था, इसलिए इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। खैर, अच्छी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करना और साथ ही नई पॉसिबिलिटीज़ को खोजना। मैंने लंच के लिए टेबल लगाना शुरू कर दिया। ब्रिक लेन में संडे को लंदन भर से करी के लिए आने वाले लोगों से भीड़ हो सकती थी। रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े वेटर, जो सभी अवार्ड विनिंग थे, उन्हें अंदर लाने की कोशिश करते थे। कंपटीशन बहुत कड़ा था और मैंने अक्सर बगल वाले जॉली राजा के एंटरप्रेन्योर वेटरों को आने वाले डाइनर्स से फुसफुसाते हुए सुना था कि हमारे किचन में चूहे हैं और वे तंदूरी नाइट्स में खाने का सपना देखकर भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे होंगे। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के ठीक अंदर, उस अजीब से कवच के बगल में जिसे सैबल रेस्टोरेंट के नाम का प्रतीक मानते थे, एक भारतीय आदमी की तस्वीर थी जिसके बाएं हाथ में एक स्टाइलिश रूमाल था। उसने रीजेंसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें एक काला फॉर्मल कोट और एक कड़ा रोल नेक कॉलर था जो उसकी पूरी गर्दन को ढक रहा था। तस्वीर के नीचे हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू की एक बोतल रखी थी। मैंने सैबल से पूछा था कि आखिर एक रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर शैम्पू की बोतल क्यों रखी होती है, और उसने गर्व से जवाब दिया था, अरे मेरे लड़के, ये शेख दीन मोहम्मद हैं, तुम्हारी तरह एक बांग्ला मुसलमान। उन्होंने इस देश में पहला भारतीय रेस्टोरेंट 1800 या 1700 में खोला था। वो पहले तंदूरी नाइट थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को शैम्पू से भी मिलवाया और अंग्रेज़ी में किताब लिखने वाले पहले भारतीय थे। उनसे पहले इन अंग्रेज़ों को गंदे बालों, बेस्वाद खाने और बोरिंग किताबों से नफरत थी। हमने सारी शानदार चीज़ें बनाई, शैम्पू और साबुन और जीरो और शतरंज और। जैसे ही रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के संडे लंच करने वालों की हलचल शुरू हुई, हमने अपनी प्रैक्टिस की हुई भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। खाने की ज्यादातर चीजें पहले से तैयार थीं और मेहमानों के ऑर्डर के हिसाब से ही मिलानी पड़ती थीं, जब तक कि कोई मेन्यू में कम पॉपुलर डिश न चाहता हो, जिन्हें फिर शुरू से बनाना पड़ता था। माया का मुंह में पानी लाने वाला रिसाला
दूध में पका हुआ मेमने का गला और प्रॉन मलाइकरी, नारियल में मोटे प्रॉन्स। किचन में हलचल मची हुई थी क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा था। हमारे बीच एक ऐसा भाईचारा था जो मैंने पुलिस फोर्स में महसूस नहीं किया था। मैं टेबल और किचन के बीच दौड़ता रहा, मुस्कुराता रहा, सर्व करता रहा एंड ऑर्डर लेता रहा, मुस्कुराता रहा, सर्व करता रहा और ऑर्डर लेता रहा। कभी कभी रुककर किसी रेगुलर ग्राहक को पहचानने का नाटक करता रहा जो मुझे जानने का दावा करता था। यह मेरी गलती नहीं थी, लेकिन नाक में रिंग और टैटू वाले ये गोरे लोग मुझे एक जैसे ही लग रहे थे। मैं इधर उधर भागता रहा क्योंकि किचन और रेस्टोरेंट के बीच का कारपेट का टुकड़ा पता न चलने वाला पतला होता जा रहा था। मुझे रात मिली जब दिन की भीड़ के आखिरी लोग विंटेज दुकानों में बारिश से बचते हुए, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनकर और पुराने रिकॉर्ड देखते हुए अपनी दोपहर बिताने के लिए निकले। लंच टाइम के शोर शराबे के बाद मुझे शांति चाहिए थी और पीछे धुल रहे कटलरी की हल्की खनक मेरे थके हुए सिर में विंड चाइम की तरह लग रही थी। मुझे ज्यादा नींद नहीं आई थी और मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर जाने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजा खुला और अंजुली, उसकी टी शर्ट पर 1947 में पहला ब्रेक्सिट लिखा था, नेहा, माया और सैबल के साथ अंदर आई। झपकी के लिए इंतजार करना होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अंजोली थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने नेहा को हमारे सबसे अच्छे बूथ में से एक पर बैठाया, फिर मुझे एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, सुनो कामिल, हम अभी नेहा को पुलिस स्टेशन से घर लाए हैं। वो सचमुच घबरा गई है, डरी हुई है। उसने कहा कि वे बहुत गुस्सैल थे। उसे यकीन है कि अगर उन्हें कोई और सबूत मिला तो वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया है, सीसीटीवी और सब कुछ ले लिया है। लेकिन नेहा ने मुझे क्लाउड में फाइलों का एक्सेस दे दिया है, जैसा तुमने कहा था। मैंने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर आज उससे पहले ही पूछताछ हो चुकी है तो वो अब मुझसे बात करेगी? हाँ, उसे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वो पूरी रात सोई नहीं है, इसलिए आराम से रहो। मैंने चारों ओर देखा। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। ये अब भी के लिए हमारे इंटरव्यू रूम का काम कर सकता था। लाल रंग के अपहोल्स्टर्ड बूथ पर वापस आकर मैं सैबल और माया के बगल में बैठ गया। अंजोली हमारे सामने नेहा के साथ बैठी थी। पहले कभी किसी पूछताछ में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। नेहा थकी हुई लग रही थी और पिछली रात मिली उस शानदार होस्टेस से बिल्कुल अलग थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कामिल? उसने साफ नई आवाज में पूछा। जरूर, वो तुम्हारी मदद करेगा, सैबल ने मेरे जवाब देने से पहले ही टोक दिया। कामिल एक बेहतरीन जासूस है, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। कौन जाने पुलिस क्या सोच रही होगी। माया ने जोर से सहमत में सिर हिलाया। बताओ क्या हुआ, मैंने कहा। पुलिस ने क्या कहा? वे पूरी रात वो ही थे। नेहा ने आंखें मली। हम सबसे सवाल पूछ रहे थे, हर छोटी छोटी बात जानना चाहते थे। वे पूछते ही रह गए कि मैं पूल पर क्यों थी, मैंने उसे कैसे ढूंढा, मैं पहले क्या कर रही थी। और उन्होंने मुझे एक अंगूठी ट्राई करने को कहा। फिट हुई? मैंने पूछा। हाँ फिट हुई, लेकिन मेरी नहीं थी, कसम से। पिंकी की रही होगी, वैसी ही बेकार चीज थी जैसी वो पहनती है, एक सस्ती नीलम जैसी चीज। फिर वे आज सुबह मुझे और सवालों के लिए स्टेशन ले गए। मुझे नींद नहीं आई। वो चुप हो गई जब सैबल और माया एक दूसरे को देखने लगे। क्या सवाल थे? मैंने पूछा। उन्हें पता चल गया। उसे बताओ नेहा, सैबल ने धीरे से कहा। पिंकी ने कल रात मुझे बताया कि चैरिटी एक दिखावा है। राकेश ने अपने सारे पैसे गंवा दिए हैं। हम दिवालिया हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। नेहा ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने पुलिस को भी बताया और अब मुझ पर शक है। उन्हें लगता है कि मैंने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि पैसे नहीं बचे थे। राकेश शर्मा बैंकरप्ट? इस पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा था कि राकेश की मौत की एक वजह पैसा भी हो सकता है, लेकिन यह राकेश शर्मा, जो इंडिया के सबसे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे, कंगाल हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूछना पड़ा। लेकिन उन्होंने अचानक सब कुछ कैसे खो दिया, ये समझ में नहीं आता। मुझे पता था कि उन्हें प्रॉब्लम थी, सैबल ने उदास होकर कहा।
मुझे पता नहीं था कि यह इतना बुरा था। मुझे नहीं पता, नेहा ने कहा। यह मेरे लिए एक बड़ा शौक था। अर्जुन मुझे नहीं बता रहा था कि क्या हुआ। सलीम मियाँ हमारा ऑर्डर लेने आए। अंजलि ने हाथ हिलाकर उन्हें भगा दिया, लेकिन नेहा ने कहा, पुलिस से बात करने के बाद मुझे प्यास लग रही है। अंजलि, मैं एक कप चाय और एक समोसे के लिए जान दे सकती हूँ। जब हमें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कहा है तो पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर सैबल ने जोर से ठहाका लगाया, जिससे टेंशन टूट गई। नेहा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, पिंकी ने मुझे सबके जाने के बाद बताया। तुम और मैं लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, याद है अंजलि? फिर तुम ड्रिंक लेने किचन में चली गई और मैं भी तुम लोगों के साथ आ गई। उसने सैबल और माया की तरफ इशारा किया। जब तुम अर्जुन और पिंकी से बात कर रहे थे, राकेश तानिया को बाहर घुमा रहा था। वो पूरी शाम उसके साथ डांस और फुसफुसा रहा था, जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए मुझे लगा कि वो उसके साथ पूल पर है। उसके बाद उसने जल्दी से कहा, मुझे ऐसा बाद में ही लगा। सलीम मियाँ नेहा के लिए चाय, समोसे और प्याज के पकौड़े लाए। उसने चाय की चुस्की ली और एक समोसा खाते हुए आगे बढ़ी। पिंकी ने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ छोड़ना होगा, घर, मेरे पास जो कुछ भी था, क्योंकि राकेश बैंकरप्ट हो गया था और क्रेडिटर सब कुछ ले लेंगे। मुझे यकीन है कि उन्होंने जानबूझकर मेरी पार्टी का इंतजार किया ताकि वे इसे बर्बाद कर सकें। उसकी आवाज में एक कड़वाहट भर गई। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो बस बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, लेकिन वो बार बार यही बात कहती रही। अर्जुन ने कंफर्म किया कि यह सच था। कंपनी को गहरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो टिक नहीं पा रही थी। राकेश ने पार्टी किसी तरह की आखिरी ईगो ट्रिप के तौर पर दी थी। उसने कहा, पिंकी बहुत घमंडी थी। डिवोर्स में उसे जो पैसे मिले वे सेफ हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बात पैसे की नहीं है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। बात यह है कि मेरा राकेश मर चुका है और मैं 28 साल की उम्र में विधवा हूं। उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा और वो हमारी बाहों में सिमट गई। हम देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि उसकी उदासी में उसकी मदद कैसे करें। मुझे पार्टी के बाद जब हमने अलविदा कहा तो उसका गोरा चेहरा और उसके पिंकी और अर्जुन के बीच का टेंशन याद आ गया। इससे यह समझ में आता है, इसीलिए पिंकी पार्टी में आई थी, अंजलि ने हांफते हुए कहा और नेहा के बालों को सहलाते हुए खुद से सिर हिलाया। मैंने नेहा की चाय उसके रास्ते से हटा दी ताकि वो गिरा न दे। फिर सैबल और माया से बात की। तुमने अर्जुन को भी यह कहते सुना? नहीं, सैबल ने कहा। हम तुम दोनों को किचन से लेने आए थे, याद है? उसने तब उसे बताया था, लेकिन राकेश ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सब ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि उससे राकेश के साथ उसकी बहस के बारे में पूछूं या नहीं, फिर तय किया कि अभी सही समय नहीं है। मैंने सिर हिलाया और नेहा की तरफ मुड़ा। उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हें राकेश कैसे मिला? मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब दोबारा झेल पाऊंगी, नेहा ने कराहते हुए अपना सिर उठाया और मदद के लिए अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने अपनी दोस्त के कंधों पर हाथ रखा और हम थोड़ी देर चुप रहे, जब तक नेहा ने खुद को संभाला। उसने हमें बताया कि हम तीनों के जाने के बाद वो राकेश को ढूंढने दौड़ी थी ताकि उससे पूछ सके कि क्या पिनराक के बारे में खबर सच है। पूल पर जाने से पहले उसने पूरे घर में ढूंढा था जहां उसे उसकी बॉडी मिली थी। तो मदद के लिए चिल्लाई और अर्जुन और पिंकी दौड़ते हुए नीचे आए। अर्जुन ने बॉडी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। नेहा की आवाज लड़खड़ा गई। वो अपने पति की लाश की कल्पना नहीं कर पा रही थी। सैबल ने मुझे फुसफुसाते हुए कहा, जब नेहा लाल रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी, मुझे यकीन था कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा या उसने अपनी जान ले ली होगी, लेकिन पुलिस कुछ और सोच रही है। वे मुझसे पूछते रहे कि मैं पूल पर कब गई थी और कितनी देर से वहां थी, नेहा ने कहा, जो अब थक चुकी थी। मैं उन्हें बताती रही कि बस कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। पिंकी ने कहा कि मैं बहुत देर से गई थी, लेकिन मैं सदमे में थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। नेहा, तुम्हारा पैर कैसे कट गया? मैंने पूछा। उसने मुझे घूरा, फिर गुस्से से कहा, राकेश की बॉडी देखने और चीखने के बाद और दूसरों के नीचे आने से पहले मैंने सोचा कि मुझे उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने जूते उतारे और पूल के पास घुटनों के बल बैठ गई और मेरी एक एडी पानी में गिर गई होगी। फिर अर्जुन आया और मैं खड़ा हो गया और मेरे पैर में किसी नुकीली चीज से चोट लगी। मैं चिल्लाया कि मुझे कट लग गया है, लेकिन सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। अर्जुन ने बॉडी को बाहर निकाला। पुलिस ने मेरा दूसरा जूता ले लिया क्योंकि उसके सोल में टूटा हुआ कांच था। मुझे नहीं पता कि कांच कहाँ से आया। उसी ने मुझे काटा था और वे मेरे पसंदीदा लुबोटिन थे। क्या घर में कोई और था? मैंने पूछा। मैंने किसी को नहीं देखा, नेहा ने कहा। तुम चारों के अलावा जाने वाली आखिरी मेहमान तानिया थी। क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? मैंने पूछा। नहीं, राकेश ने उसे जाते हुए देखा। कब? मुझे नहीं पता। तुम्हारे जाने से 40-50 मिनट पहले। मैंने उसे उसके बाद नहीं देखा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो आखिरी बार था जब उसने अपने पति को जिंदा देखा था। और क्या पिंकी या अर्जुन लिविंग रूम से बाहर गए थे जब तुम उनके साथ थे? मैंने पूछा। अंजलि की उम्मीद भरी नजर निराशा में बदल गई जब नेहा ने धीरे से कहा, नहीं, उन्हें मुझे कंगाल बताने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने सीक्वेंस समझने की कोशिश की। हम सुबह 2 बजे के ठीक बाद निकले थे, तो राकेश ने तानिया को लगभग 1:20 बजे बाहर निकाला होगा, जब मैंने उन्हें लिविंग रूम में एक साथ देखा था। या उसने कहा होगा कि वो उसे बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वो तपन बताओ तब नहीं गई थी। राकेश उसे पूल में ले गया था। शायद चीजें हाथ से निकल गईं। उसने बोतल से उसका सिर फोड़ दिया और भाग गई। मुझे चेक करना था कि सीसीटीवी में तानिया कब जा रही थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था नेहा, मैंने कहा। यह मर्डर था। उसे बोतल से मारा गया था। शायद किसी औरत ने चलाई थी और अंगूठी दी थी। अगर तुमने नहीं किया और मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, नेहा और अंजलि एक साथ चिल्लाई। अगर तुमने नहीं किया, मैंने आगे कहा, तो यह पिंकी या तानिया ने किया था। हमें उनसे बात करनी होगी। और मुझे लगता है कि तुम सही थी। तानिया उसके साथ पूल पर थी। मुझे वो उसकी ड्रेस से एक सीक्वेन मिला। नेहा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तो वो उसे पूल पर ले गया, क्यों? मैंने कंधे उचका दिए। मैं साफ बात नहीं कहना चाहता था। अंजलि ने नेहा का हाथ थाम लिया। चिंता मत करो नेहा, बेशक हमें तुम पर भरोसा है। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मुझे अभी घर ले चलो सैबल अंकल। नहीं, घर नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती, नेहा ने रोते हुए कहा। साउथ हॉल में आंटी के पास। नेहा वहाँ बैठी थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, जिससे मेरा दिल बैठ गया। मुझे सबीना याद आई, एक और औरत जो एक बेरहमी से हुई हत्या के बाद अकेली रह गई थी। उसने आसिफ की मौत की खबर को बेहतर तरीके से लिया था, लेकिन उसे जो दर्द हुआ होगा वो उतना ही गहरा रहा होगा। ऐसे समय के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जो कुछ भी कहती वो, अब ये बीत जाएगा, तुम्हें फिर से खुशी मिलेगी, बस आम बातें थी। कोलकाता के बाद मुझे जो डिप्रेशन और दर्द महसूस हुआ, उसकी तुलना उस गहरे दुख से नहीं की जा सकती थी जो मैं देख रही थी। और पिछले कुछ हफ्तों में मेरा खुद को खुश रखने वाला दुख शर्मनाक लग रहा था। हमने सैबल को उसे विदा करते देखा और मुझे अपने रेस्टोरेंट की नौकरी पर वापस जाना पड़ा। शनिवार और रविवार को हम पूरे दिन खुले रहते थे और लंच और डिनर के बीच हमें कोई ब्रेक नहीं मिलता था, क्योंकि ब्रिक लेन के आसपास घूमने वाले टूरिस्ट रेगुलर तौर पर खाना खाने आते थे। तो जैसे ही मेहमान चले गए, मैंने सतहों को पोंछा, उन्हें स्टार्च वाले सफ़ेद टेबल क्लॉथ से ढक दिया और गंदे कवर और गंदे कटलरी को धोने के लिए पीछे ले गया। जैसे ही मैंने अगले खाने वालों के लिए प्लेटें लगाईं, अंजलि ने मुझे इशारा किया कि वो अपना लैपटॉप खोले बैठी है। नेहा के सीसीटीवी अकाउंट में लॉग इन किया हुआ है। मैं बैठा और हमने लैपटॉप पर सिर गड़ाए नोट्स बनाते हुए देखा। हमने देखा कि वैन मेरे साथियों के साथ रेस्टोरेंट से 0046 पर निकली।
उसके बाद एक छोटी कार, शायद बटलर की, और फिर 0208 पर सैबल की कार हमें लेकर निकली। 9 मिनट बाद एक और कार आई और छाते के नीचे छिपे किसी व्यक्ति को ले गई। वो कौन है? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज में उत्साह का भाव था। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मुझे लगा कि हम सबसे आखिर में जा रहे हैं। अजीब है। सीसीटीवी पर किसी के जाने का कोई निशान नहीं है। जब तानिया को जाना था तो वो वही होगी, अंजलि ने कहा। उसने कर दिखाया। थोड़ा रुको कैप्टन हेस्टिंग्स, मैं मुस्कुराया। शायद कोई बेहतर वजह हो। मुझे काम खत्म करने दो, फिर हम पूरी टाइमलाइन बना सकते हैं। मैं कटलरी लेने किचन में गया। तभी माया ने मुझे इशारा करके बताया कि उसने उस सुबह बांग्ला टाउन कैश एंड कैरी वन प्लेस फॉर ऑल ग्रोसरी से जो खरीदा था, उसके आधार पर स्पेशल चीज़ें क्या हैं। उसके पीले चेहरे से पता चल रहा था कि वो अपने सदमे को संभालने के लिए खुद को पूरी तरह से खाना बना रही थी। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हुई जब उसने मुझे बताया कि उसे बकरी का बहुत अच्छा मीट मिला है, इसलिए वो पाया बना रही है जो बकरी के पैरों से बनी करी है, और हलीम, जो धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाने वाला बकरी और मसूर की दाल का कीमा है। मैंने उसका कंधा दबाया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोगों ने ये डिशेस ऑर्डर नहीं की होंगी। वे मेरी दो पसंदीदा डिशेस थीं और मैं बचा हुआ खाना रख रहा था। वो मुस्कुराई और कहा कि वो मेरे लिए कुछ बचा कर रखेगी। टेबल खत्म करने के बाद मैंने अपने पेट को शांत करने के लिए 2 समोसे लिए और अंजोली के साथ निकल गया। हमें ब्रिक लेन मस्जिद के बाहर एक बेंच मिली जो दोपहर के इस समय कुछ लोगों को छोड़कर सुनसान थी। दूसरी तरफ एक बेघर आदमी बैठा था, तो मैंने उसे एक समोसा दिया और अंजलि और मैं एक दूसरे के और पास आ गए। अंजलि को हमारी नजदीकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं उसकी चांग को अपनी चांग से महसूस कर सकता था और ठंड के दिन होने के बावजूद मुझे पसीना आ गया। मैंने उसे बचा हुआ समोसा दिया और जब उसने मना कर दिया तो मुझे खुशी हुई। मैंने उसे 2 बड़े कौर में खा लिया। मैंने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। अंजलि अंजलि को बताया कि मैंने क्या देखा था। वो झुकी और मेरी लिखी बातें जोर से पढ़ी। शाम 5 बजे कामिल शर्मा मैनर पहुंचे 5:15। कामिल नेहा से मिले 6:30। चटर्जी आए 6:35। पिंकी और अर्जुन आए 7 बजे। राकेश मुझसे मिले। वो गुस्से में क्यों लग रहा था? 11:30। राकेश ने भाषण दिया 11:50। कामिल ने सैबल और राकेश को बहस करते सुना। कौन सी बहस? अंजोली ने मेरे कोट से समोसे का एक टुकड़ा झाड़ते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे यह नहीं बताया था, इसलिए मैंने जो सुना था उसका निचोड़ उसे बता दिया। अजीब तरह से उसने कुछ नहीं कहा और हम आगे बढ़े। 0.46 टी के स्टाफ और बटलर चले गए। 00 से 1.00 लिविंग रूम एंजोली और नेहा, पिंकी और अर्जुन के साथ सैबल और माया, तान्या के साथ राकेश। 1:15। एक को देखने किचन में जाता है। 01.20 राकेश तानिया को बाहर निकालने या नहीं निकालने के लिए उसके साथ लिविंग रूम से निकलता है। तानिया कब गई? पूल में सेक्वेन मिला। नेहा, पिंकी, अर्जुन S&M लिविंग रूम में। 2 बजे S और M हमें किचन से लेने आते हैं। 2:05 नेहा, पिंकी और अर्जुन के साथ लिविंग रूम में। पिनराग के गिरने के बारे में पता चला है। चटर्जी और के बाय कहते हैं अर्जुन को राकेश का मैसेज मिलता है। कहना पड़ेगा मुझे याद नहीं कि मैं निकला था, शायद मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, तुम सच में नशे में थे। तुम्हारे माता पिता खुश नहीं थे। 2 अगस्त नेहा हमें बाहर निकालती है और राकेश को ढूंढने जाती है। 2 दिसंबर एस को राकेश का व्हाट्सएप मिलता है। 2:17 कोई कार से निकलता है। तानिया, कैब। 2:25 नेहा को बॉडी मिलती है। पैर कट गया, जूता पूल में गिर गया। 2:35 नेहा ने एस को कॉल किया। अर्जुन ने पुलिस को कॉल किया।
गीली आस्तीन पर खून लगा है। 2:50 हम शर्मा मैनर वापस पहुंचे। 3 अक्टूबर पुलिस आई। मैंने उसे क्राइम सीन की ली हुई फोटो दिखाई। राकेश की बॉडी देखकर उसका चेहरा तन गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चलो इसे सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, मैंने पूल पर खून की फोटो को देखते हुए कहा। उम्मीद थी कि कोई जवाब मुझे तुरंत मिल जाएगा। हमारे पास 4 सस्पेक्ट हैं, नेहा, अर्जुन, पिंकी और तानिया। बाकी सब जा चुके थे। बदकिस्मती से नेहा सबसे साफ है। अंगूठी उसकी उंगली में फिट हुई। मैंने राकेश के मरे हुए हाथ में अंगूठी की फोटो पर स्वाइप किया और आगे कहा, और उसके पास तरीका था, विस्की की बोतल, मकसद, पिनराक का गिरना, तानिया के साथ राकेश का बर्ताव और मौका उसने उसे पूल पर पाया। यह साफ तौर पर पहले से प्लान नहीं था। कातिल ने राकेश की विस्की की बोतल इस्तेमाल की तो हो सकता है कि वो उसे ढूंढ रही हो, उसे तानिया के साथ घूमने के बाद सफाई करते हुए पाया और गुस्से में आकर उसने उसे अपनी बोतल से मारा। उसने उसकी अंगूठी पकड़ी, पीछे गिरा और अपना सिर पूल के किनारे पर दे मारा। अंजलि एक पल के लिए चुप हो गई, फिर जोर देकर बोली, नेहा का उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं था कामिल। मैं उसे जानती हूँ, वो मुझसे ज्यादा मर्डर करने लायक नहीं है। मुझे हमदर्दी हुई। मैं भी रेस्टोरेंट में नेहा पर यकीन करने लगा था। उसके खिलाफ हालात के सबूत होने के बावजूद यह हिंसक जुर्म उस डरी हुई लड़की के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता था जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था। लेकिन सबूत तो सबूत होता है। तो हमारे पास पिन है, मैंने आगे कहा। तभी अंजलि बोली, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारा पड़ोसी सो रहा था। वो उसे घूरने के लिए मुड़ा, फिर वापस बैठ गया। उसने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाते हुए कहा, तानिया के पास भी साधन, मकसद और मौका था। ये कैसा रहा? राकेश अंकल सिटिंग रूम में तानिया के पास आए। हमने वो देखा और वो कहते हैं कि वो उसे बाहर घुमा रहे हैं, लेकिन उसे स्विमिंग पूल में ले जाते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसके साथ ट्राई करते हैं। वो उसे अपने से दूर करने के लिए बोतल से मारती है। वो उसकी अंगूठी छीन लेता है, डूब जाता है और वो भाग कर घर से बाहर निकल जाती है और नेहा को बाद में बॉडी मिलती है। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था। मैंने इस बारे में सोचा, फिर पूछा, लेकिन अगर वो उसके साथ मारपीट कर रहा था और उसने उसे मारा तो उसने मैसेज कब भेजे? इसका कोई मतलब नहीं बनता। मेरा मतलब है कि वो उसके साथ थी। हमें यह सिक्विन की वजह से पता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि उसने उसके जाने के बाद मैसेज किया होगा। मुझे लगता है कि वो सुबह 2 बजे से पहले पूल से निकली होगी और फिर पछतावे में उसने मैसेज भेजे। शायद वो 2:17 बजे कैब ले रही थी। मुझे नहीं पता कि अगर वो पूल से पहले ऊपर चली गई थी तो वो घर में और 17 मिनट क्यों रुकेगी। और जब हम निकले तो हमने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन हमें उसका इंटरव्यू लेना है। तुम सही कह रही हो, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? अंजलि ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं पता लगा लूंगा, मैंने जवाब दिया। चलो पिंकी के पास चलते हैं। नेहा हमें बाहर दिखाने के बाद राकेश को ढूंढने जाती है और पिंकी पूल की तरफ भागती है, उसे मारती है और वापस ऊपर आ जाती है। राकेश के मर्डर की गुंजाइश बहुत कम है। वो 2.12 और 2.25 के बीच मर गया, यानी 13 मिनट। यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से पहले से सोचा हुआ होना चाहिए। उसे ढूंढने, बहस करने, उसे मारने और फिर ऐसे वापस आने के लिए यह काफी समय नहीं है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमें देखना होगा कि अंगूठी पिंकी की उंगली में फिट होती है या नहीं। और उसने पुलिस के सामने नेहा पर इल्जाम लगाने की बहुत कोशिश की। क्या इसलिए कि वो दोषी थी या वो सिर्फ बदला लेने की कोशिश कर रही थी? और उसका मकसद क्या होगा? पिंकी आंटी हमेशा नेहा के लिए बुरी रही हैं। वो तलाक के लिए राकेश से नफरत करती थी। यही एक मकसद है। अर्जुन का क्या? अंजलि ने पूछा। वो चैरिटी के काम और पिनराक के सब कुछ खोने से गुस्सा होगा। हो सकता है कि जब नेहा इधर उधर देख रही थी तो वो पूल पर गया हो, अपने पापा से बहस की हो और अपना सिर उसमें मार लिया हो।
तुमने कहा था कि उसकी आस्तीन पर खून लगा था। हो सकता है कि वो पहले से लगा हो, न कि जब उसने बॉडी बाहर निकाली थी। अंगूठी याद है? मैंने अपना फोन उसकी तरफ लहराते हुए कहा। अर्जुन ने वो अंगूठी नहीं पहनी होगी, जब तक कि उसने ध्यान भटकाने के लिए राकेश के हाथ में न दे दी हो। ये तो बहुत दूर की बात लगती है। उसके हाथ में अंगूठी क्यों होगी? और पिंकी की तरह ही उसने पहले से प्लान किया होगा। इसे जुनून का क्राइम बनाने के लिए काफी समय नहीं था। हम उदास चुप्पी में डूब गए और साथ में हमारे पड़ोसी के हल्के खर्राटे भी आ रहे थे। ठीक है सुनो, मैंने पक्के तौर पर कहा। नेहा के खिलाफ सबूत बुरे लग रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी यकीन नहीं है कि यह उसी का है। चलो इसे सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। हमें अर्जुन, पिंकी और तानिया से बात करनी है। बहुत बढ़िया आइडिया है, उसने उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम कहाँ से शुरू करें? तुम पिंकी और अर्जुन को सुलझा लो। मैं कोशिश करूंगा कि तानिया को हमसे मिलवा सकूं या नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कामिल, इस दौरान बटलर कहाँ था? हमें उसका भी इंटरव्यू लेना है, पुलिस ने जरूर लिया होगा। अंजोली टाइमलाइन को घूरती रही और भौहें सिकोड़ती रही। मैंने उसे दूसरे स्टाफ के साथ जाते देखा। अंजोली, यह क्लूडो नहीं है। लगता है यह है। राकेश पूल में व्हिस्की की बोतल के साथ। उसने उदास होकर सामने वाली मस्जिद को देखा, फिर कांप गई। मुझे ठंड लग रही है। चलो रेस्टोरेंट वापस चलते हैं, हमें शाम की शिफ्ट में मदद करनी चाहिए। लो मेरा कोट ले लो, मैंने कहा और उसे झटक दिया। नहीं कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है थैंक्स। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। उसे ब्रिक लेन पर इंसाफ के झंडे की तरह लहराते हुए शानदार और बेबाक अंदाज में चलते हुए देख रहा था। जैसे ही मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। टाइट जीन्स, सफेद टी शर्ट, नीला ओवरसाइज्ड कार्डिगन, उसके गले में चमकीला लाल ऊनी स्कार्फ और मेरा कोट उसके कंधों पर ढीला लटका हुआ था। वो कुछ खास थी, मेरी जबरदस्त असिस्टेंट। हम रेस्टोरेंट वापस आ गए जब शाम के पहले कस्टमर धीरे धीरे आने लगे। मुझे इन सुबह जल्दी आने वालों को सर्व करने में मज़ा आया। उन्होंने खाने की तारीफ की और हमेशा पोलाइट और अच्छे टिप देने वाले थे। पब बंद होने के बाद मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं थी। तब शराबी अंदर आए, 5 लेगर्स और सबसे हॉट विंडालू ऑर्डर किए। वेटरों को अब्दुल या हेयू कहा और अपना समय यह देखने में बिताया कि वे अपने बगल वाली टेबल की तुलना में कितना जोर से बोल सकते हैं। उस शाम जब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ी तो अंजोली ने सर्विस में मदद की, क्योंकि सैबल ने पार्टी में सर्व करने के लिए 2 वेटरों को रात की छुट्टी दी थी। जब हम किचन में एक दूसरे के पास से गुजरे तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और गंदी प्लेटों को बैलेंस करते हुए इंडस्ट्रियल साइज के सिंक तक ले गई। जब मैंने उस कपल को सर्व किया जो हर रविवार को डिनर पर आते थे, एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, बस एक दूसरे को छोड़कर कहीं भी घूरते रहते थे, तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 2 लोग जिन्हें मैं पहचानती थी अंदर आए। कामिल रहमान, ये उस रात वाला पुलिस ऑफिसर और उसका साइडकिक था। हम कल शाम की घटनाओं के बारे में आपके स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। और क्या? उसने एक छोटी काली नोटबुक देखी। मिस्टर मिसेस और मिस चटर्जी भी यहाँ हैं? हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। क्या मैं सस्पेक्ट था? क्या मेरी नाकाबिलियत, फोन, क्राइम सीन ने मुझे उनके रडार पर ला दिया था? मुझे शक था कि वे मुझ पर नरमी नहीं दिखाएंगे, और मुझे कोलकाता में अपने एक्सपीरियंस से पता था कि जब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और सबूतों से कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की पूछताछ में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में।